students, welcome to your biology class for today. So in our previous lecture we were studying about the species area relationship और ये relationship किसने दिया था? ये relationship दिया था अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने। ये जो यहाँ पे साइंटिस्ट की फोटो बनी है, the name of the scientist is Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt ने species area relationship दिया। मैंने कल ही आपको उसका ग्राफ भी एक्सप्लेन किया था कि जैसे जैसे एरिया में मूव करते जा रहे थे अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट, नंबर ऑफ स्पीशीज जो उनको देखने को मिल रही थी वो बहुत ज्यादा होती जा रही थी। बट काफी दूर जाने पे एक ऐसा टाइम आया बच्चों की नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो इंक्रीज होना बंद हो गई। एस स्पीशीज रिचनेस है, ए जो है वो एरिया, जेड जो है वो स्लोप ऑफ द लाइन या फिर रिग्रेशन कोएफिशिएंट है। मैंने आपको कल भी बताया था, फिर से बता रही हूँ, एस इज इक्वल्स टू सी ए रेज टू द पावर जेड। जब इसको लॉग स्केल्स में लिखा, it becomes log s is equals to log c plus z log a, ऐसा बन गया था। इसको y एक्सिस पे ये है m log a x और ये है c। y is equals to mx plus c is the equation for the straight line। ये किसकी इक्वेशन है? ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y is equal to mx plus c। इसलिए जब हम log स्केल पे बनाते हैं तो हम क्या ड्रॉ करते हैं? we draw a straight line। ठीक है, where y पे we have log s, x पे we have area और c is the y intercept and z over here is m। m क्या होता है? slope of the graph, regression coefficient है इसका नाम। ठीक है, species diversity जो है, अगर एक एरिया में species diversity है भी तो उसका क्या फायदा है बताओ। आपका जो एरिया है ना उसमें बड़ी ज्यादा स्पीशीज है, बड़ी ज्यादा स्पीशीज का फायदा क्या है? डेविड टिलमैन ने हमें बताया, डेविड टिलमैन ने हमें बताया कि अगर अगर एक जगह पे, जैसे आप कहीं रह रहे हो, ठीक है, जैसे हम पंजाब में रह रहे हैं, तो पंजाब के अंदर हमें बहुत अलग अलग तरह के एनिमल्स, बहुत अलग अलग तरह के प्लांट्स, बड़ी अलग अलग तरह की फिशेस, बहुत ही ज्यादा अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं। दैट मीन्स हमारा जो एरिया है, हमारा जो एरिया है यहाँ प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण ये जो हमारा स्टेट है इसमें क्या है? स्पीशीज डाइवर्सिटी यानी कि वेराइटी ऑफ स्पीशीज बहुत ज्यादा है। मतलब मेरी बात सुनो, क्या सारी स्पीशीज इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल है। आप बोल रहे हो मच्छर, मच्छर का क्या काम है? वो तो डेंगू कॉज करता है, वो तो मलेरिया कॉज करता है, उसका कोई काम नहीं है बच्चा, उसका काम है। मच्छर भी बहुत जरूरी है। खेतों में जो मच्छर है वही तो फ्लावर टू फ्लावर जाके पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। सिमिलरली मधुमक्खियां तो काटती हैं, उनका क्या फायदा है? तो शहद देती हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक स्पीशीज जो इस धरती पे है, सबका कोई ना कोई फायदा जरूर है, सबका कोई ना कोई हमारा फायदा है, एक्सेप्ट वायरसेस। वायरसेस का हमें कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट अब तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ऐसी टेक्निक्स यूज की जा रही हैं जिसमें वायरसेस का भी फायदा लिया जा रहा है। ठीक है, तो डेविड टिलमैन कह रहे हैं कि जितनी ज्यादा that what is the importance of species diversity to the ecosystem, कि species diversity जो है उसका इकोसिस्टम को क्या फायदा है। तो देखो भाई, डेविड टिलमैन ने बताया कि अगर डाइवर्सिटी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो इकोसिस्टम का बहुत स्टेबल होगा। प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी यानी कि प्रोडक्शन ज्यादा होगी और इकोसिस्टम का हेल्थ भी अच्छा रहेगा। अब बात करें एक स्टेबल इकोसिस्टम की, स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी तो डेविड टिलमैन ने कहा कि स्टेबिलिटी होगी, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी और इकोसिस्टम का हेल्थ अच्छा होगा। तो स्टेबिलिटी होने के लिए इकोसिस्टम में क्या होना चाहिए? लेस ईयर टू ईयर वेरिएशंस। हर साल जो प्रोडक्टिविटी के वेरिएशंस हैं वो कम होने चाहिए, लेस ईयर टू ईयर वेरिएशंस होने चाहिए। अगर इस साल लेट्स से 20 किलो 20 टन एक पर्टिकुलर खेत में से हमने वीट जो है वो कलेक्ट किया, अगले साल हो सकता है 19 हो जाए या फिर 21 हो जाए, उसके 22 हो जाए या 18 हो जाए, बट ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि इस बार 20 कलेक्ट हुई है, अगली बार सिर्फ 5 ही कलेक्ट हो रही है, उसकी अगली बार 30 कलेक्ट हो रही है। तो ये तो हम कभी कोई आइडिया ही नहीं लगा पाएंगे कि इस सीजन में जो हमारा उपज है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो कितनी होगी। तो याद रखना, लेस ईयर टू ईयर वेरिएशंस इन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में हर साल जो चेंजेस हैं, जो वेरिएशंस हैं वो बहुत कम आने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा एक तो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन है ना, हर साल जो वेरिएशंस आ रही है प्रोडक्टिविटी में बहुत कम। द इकोसिस्टम, स्टेबल इकोसिस्टम वो होता है जो कि रेजिस्टेंट हो, किससे? रेजिस्टेंट टू चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस। लेट्स से सूखा पड़ गया,
सूखा मतलब बड़ा ज्यादा सूखा नहीं पड़ गया, पानी की थोड़ी कमी हो गई है, तो ऐसा ना हो कि प्लांट प्रोडक्टिविटी ना करे, ठीक है। रेजिस्टेंट टू चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशंस, ठीक है। सूखा पड़ गया होने से ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई प्लांट्स मरी जाएं, टोटल जीरो प्रोडक्टिविटी हो, टोटल लॉस हो जाए फार्मर की फसल का। ये इस बार बारिशें ज्यादा हो गई है तो भी फसल खराब हो गई है, या कोई और प्रॉब्लम आ गई है तो फसल खराब हो गई है। तो स्टेबल इकोसिस्टम वो होता है जो कि चेंजिंग एनवायरमेंट से, चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन से क्या हो, रेजिस्टेंट हो। हाई प्रोडक्टिविटी तो भाई होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी भी तो अच्छी होनी चाहिए उस इकोसिस्टम की, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, ईयर टू ईयर वेरिएशंस कम होनी चाहिए, और एनवायरमेंटल कंडीशन से वो क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंट होना चाहिए। इसके अलावा एक और, इट शुड आल्सो बी रेजिस्टेंट टू एलियन स्पीशीज। एलियन मतलब किसी और प्लैनेट से नहीं आ रहे हैं, एलियन स्पीशीज से यहाँ पे उनका मतलब है कि लेट्स से एक खेत में कभी कोई एलियन, एलियन से यहाँ पे है मतलब बाहर वाला, बाहर वाला मतलब अलग प्लैनेट से नहीं, किसी और जगह से कोई फ्लाइज आ गई है। तुम्हें पता है पिछले दिनों में बड़ी ज्यादा फेमस हुई थी एक न्यूज, टिड्डियां आ रही थी, टिड्डियों का दल आ पहुंचा है। तो ऐसे जो एलियंस होते हैं जो किसी और जगह से आ रहे हैं, उन्होंने फसल को या प्रोडक्टिविटी को या इकोसिस्टम को खराब नहीं करना चाहिए, याद रखेंगे। डेविड टिलमैन ने क्या बताया कि स्पीशीज डाइवर्सिटी की बड़ी ज्यादा अहमियत है, रिप्रोडक्टिव इकोसिस्टम हेल्थ उससे अच्छा होता है, प्रोडक्टिविटी उससे अच्छी होती है, स्टेबिलिटी भी उससे अच्छी होती है। स्टेबिलिटी से उनके कहने का मतलब था कि प्रोडक्टिविटी ज्यादा, ईयर टू ईयर वेरिएशंस कम, जो एलियन स्पीशीज है, ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जो बुरी वाली क्लाइमेटिक कंडीशन, उससे जो इकोसिस्टम है वो क्या है, उससे जो इकोसिस्टम है वो रेजिस्टेंट है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम है, जिन्होंने दिया था क्या, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। तो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस जो है, इट वाज गिवन बाय पॉल एलरिच। पॉल एलरिच नाम के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दिया रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, ठीक है। तो पॉल एलरिच जिन्होंने रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दिया था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो हमारा इकोसिस्टम है ना, उसको कंपेयर किया एक एरोप्लेन से। उन्होंने बोला मान लो कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो एक एरोप्लेन है, और जो हमारी अलग अलग स्पीशीज हैं वो क्या है, रिवर्स, जो नट नहीं लगे होते हैं, नट लगे होते हैं ना किसी भी चेयर पे, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, कैमरा में, हर जगह, किसी भी खिलौने में, है ना, साइकिल में क्या लगे होते हैं, नट्स एंड बोल्ट्स, कार में नट्स एंड बोल्ट्स की हेल्प से ही तो वो जुड़ता है। सिमिलरली जो एरोप्लेन में सीट्स हैं वो भी एरोप्लेन की फ्लोर के साथ कैसे जुड़ी है, नट्स से ही जुड़ी है। और कौन सा तरीका, नट्स एंड बोल्ट्स, रिवेट्स जो है यानी कि नट्स जो है, बोल्ट्स जो है वो स्पीशीज, और की स्पीशीज यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज को किससे कंपेयर किया, रिवेट्स ऑन विंग्स। विंग्स ही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एरोप्लेन में उड़ने के लिए। हाँ, चेयर्स थोड़ी बुरी भी बना लेंगे तो कोई बात नहीं, एरोप्लेन अंदर में अंदर से इतना सुंदर नहीं होगा देखने को तो भी कोई बात नहीं, छोटा होगा तो भी कोई बात नहीं, पर विंग्स के बिना तो काम नहीं चलेगा ना। तो पॉल रिच ने क्या किया, उन्होंने रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दिया, और इस हाइपोथेसिस में पॉल रिच ने इकोसिस्टम को एयरप्लेन से कंसिडर, एयरप्लेन से कंपेयर किया, स्पीशीज को रिवेट से, और की स्पीशीज को रिवेट्स ऑन विंग्स से। अब सुनो बच्चा क्या हुआ, वो कह रहा है कि अगर किसी पैसेंजर ने कोई एक बोल्ट अपनी सीट से निकाल दिया, एक रिवेट पॉपर कर, पॉप आउट मतलब, रिवेट इज बोल्ट, पॉपिंग पॉपर मतलब खोलना। तो उसने कहा कि अगर किसी एक पैसेंजर ने कोई एक बोल्ट जो है वहां से निकाल लिया तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, चेयर हिलेगी, थोड़ी बहुत हिलेगी भी तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, ज्यादा नहीं हिलेगी। अगर हर कोई पैसेंजर एक एक बोल्ट निकाल के घर लेके जाने लग गया तो क्या फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो कभी ये नहीं सोचना कि अगर एक स्पीशीज, स्पीशीज और रिवेट कंपैरिजन किया ना उसने, एक स्पीशीज खत्म हो भी गई तो क्या होगा, हर कोई यही सोचेगा, तो धीरे धीरे एक के बाद एक स्पीशीज खत्म होती चली जाएंगी और बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। अगर किसी पैसेंजर ने या किसी वजह से अगर विंग्स का रिवेट चला गया तो फिर तो बहुत ज्यादा डेंजर हो जाएगा। सिमिलरली की स्पीशीज अगर एक्सटिंक्ट हो गई तो बहुत ज्यादा डेंजर हो जाएगा। की स्पीशीज क्या होती है, की स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं, की स्पीशीज जो हैं ये वो स्पीशीज हैं विच हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, बड़ा ज्यादा इनका इम्पैक्ट है इकोसिस्टम पे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव लायन, लायन जो है वो खा जाता है बकरियां या फिर रैबिट को,
है ना, इन सबको खा जाता है। भाई कार्निवोर है, अगर इसने बकरियों को या रैबिट को या शीप को नहीं खाया तो इनका अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। गोट्स ही गोट्स हो जाएंगी, रैबिट्स ही रैबिट्स हो जाएंगे, सारी घास खा जाएंगे। सारी घास खा गए तो फिर तो इकोसिस्टम खत्म ही होगा। चल, इसलिए की स्पीशीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज, जो कि बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हैं इकोसिस्टम में। समझ में आ गया? तीन साइंटिस्ट हमने पढ़े, पॉल एलरिच जिन्होंने रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस दिया, डेविड टिलमैन जिन्होंने बताया कि एक स्टेबल इकोसिस्टम होता क्या है, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप जो कि किसने दिया, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आ जाओ आगे, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। धीरे धीरे क्या हो रहा है बच्चों, बायोडाइवर्सिटी जो है वो खत्म होती जा रही है। धीरे धीरे बायोडाइवर्सिटी खत्म होती जा रही है। ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जो हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं रैपिडली, खत्म हो रहे हैं। जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है, पेड़ कट रहे हैं, एनिमल्स को बहुत ज्यादा हंटिंग की जा रही है उनकी स्किन के लिए, उनके मीट के लिए, जिसके कारण वो एनिमल्स भी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। अभी आपने देखा था बहुत बड़ा अभियान चला था, है ना, राइनोसोरस लाए गए थे दूसरी कंट्री से, फिर व्हाइट टाइगर्स भी, टाइगर्स को लाया गया था, अभी रिसेंट न्यूज है ये। तो द कॉलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स, पैसिफिक आइलैंड्स पढ़े होंगे ना आपने, पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन के अंदर जो आइलैंड्स थे वहां पे ह्यूमंस रहने चले गए। कॉलोनाइजेशन, जगह की तो कमी है, नई नई जगहों की खोज करते रहते हैं। तो पैसिफिक आइलैंड्स पे जो पैसिफिक आइलैंड्स थे उस पे कौन चले गए, दे वर कॉलोनाइज्ड बाय ह्यूमंस, ह्यूमंस चले गए। उससे क्या हुआ, वहां पे 2000 स्पीशीज कम से कम क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। ह्यूमंस जो चले गए हैं वहां पे, बर्ड्स बेचारे कहाँ रहेंगे। तो 2000 स्पीशीज है बर्ड्स की जो कि पैसिफिक आइलैंड से खत्म हो गई, क्योंकि वहां पे जंगलों में जाकर उन्होंने पेड़ काटे। खुद रहना है तो पेड़ तो काटने पड़ेंगे ना, बट पेड़ ही तो बर्ड्स का घर है, उनका घर चला गया और वो एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, देन मोर देन 15,500 स्पीशीज आर फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। करना है आपने ये भी, करीब 15,500 स्पीशीज अभी भी एक्सटिंक्शन का खतरा मंडरा रहा है, किसी भी वक्त खत्म हो सकती हैं। ठीक है, लोनली जॉर्ज करके एक टॉर्टोइस था, उसके बारे में सुना आपने, वो इकलौता रह गया था इसलिए लोनली। ही वाज अ मेल, वो मेल था, इट वाज अ मेल टॉर्टोइस जो कि इकलौता अपनी प्रजाति का बच गया था। अब उस बेचारे की भी डेथ हो गई है, तो वो भी एक्सटिंक्ट हो गई प्रजाति अब। At present, 12% of birds, 23% of mammals, and 32% of amphibians and 31% of gymnosperms face the threat of extinction. तो ये जो लाइन है एनसीईआरटी की, क्वेश्चन क्या आता है, सबसे ज्यादा एक्सटिंक्शन का खतरा किसको है, कौन सी ऐसी स्पीशीज है विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन। देखो जरा, मैमल्स तो भाई 23% है, एम्फिबियंस 32, 31 फॉर जिम्नोस्पर्म, 12 फॉर बर्ड्स। तो सबसे ज्यादा किसको खतरा है, एम्फिबियंस जो है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है एक्सटिंक्शन के। क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। रिसेंटली एक्सटिंक्टेड एनिमल्स बचेंगे एनसीईआरटी में, चारों एनिमल जो यहाँ पे ड्राइंग बनी है, चारों एनिमल जो है एनसीईआरटी में दिए गए हैं, और मैच द कॉलम्स में आ जाता है कि बताओ डोडो कहाँ से था। डोडो वाज फ्रॉम मॉरिशस, इट इज वाज नाउ, फुलिश बर्ड भी कहा जाता है डोडो को। अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब नहीं दिखते हैं। क्वागा फ्रॉम अफ्रीका, थाइलसीन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, स्टेलसिकाउ फ्रॉम रशिया, ये अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इनके एक्सटिंक्शन के अलावा एक और था, पैसेंजर पिजन। पैसेंजर पिजन तो पता होगा आपको, वो पिजन जो पुराने जमाने में जब व्हाट्सएप नहीं था, जब इंस्टाग्राम स्नैपचैट नहीं थे, तो एक जगह से दूसरी जगह चिट्ठियां कौन ले जाता था, कबूतर ले जाता था। सुना होगा कबूतर जा 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 वाला गाना भी, तो वो चिट्ठियां पहुंचाने का काम करता था। हमने देखा ये पैसेंजर पिजन तो बहुत इंटेलिजेंट है, हमें जो मैसेज जहां पहुंचाना है वहां पे पहुंचा के आ जाता है। क्या करना शुरू किया ह्यूमंस ने, इस पिजन बेचारे का ओवर यूज, ओवर एक्सप्लॉइटेशन शुरू कर दिया। ये भी क्या हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। सेलेसिका जो थी उसका मीट बना बना के खत्म कर दिया। तो रिसेंटली एक्सटिंक्टेड ये जो एनिमल्स लिखे गए हैं यहाँ पे, किस जगह से थे चारों, आपको आना चाहिए। डोडो फ्रॉम मॉरिशस, quagga from Africa, thylacine from Australia and Silicicow from Russia। ठीक, क्या बोला था, कितने ऑर्गेनिज्म है जिनका एक्सटिंक्शन का खतरा मंडरा रहा है, 15,500। सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौन है एक्सटिंक्शन के, एम्फिबियंस है। बचा मेरी बात को ध्यान सुनना, पेपर एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आएगा व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दीस चैप्टर्स, इनमें नहीं आना पेपर एनसीईआरटी के बाहर, ठीक है। चलो जी, इसके बाद हम करेंगे क्या, इसके बाद हम करेंगे मास एक्सटिंक्शन।
मास एक्सटिंक्शन, अब ये माना जाता है, कि नेचुरल कैलामिटीज होती है, मतलब नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, दुर्घटनाएं घटती हैं, कैलामिटीज दुर्घटनाएं घटती हैं नेचर में, और क्या होता है, बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। अगर आपने वो डायनासोर्स वाली मूवी देखी है तो जुरासिक पार्क, तो आपने देखा है एकदम से एक बड़ा डिजास्टर होता है, अर्थक्वेक आता है और सारे के सारे डायनासोर्स क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और अब जो हमें धरती पे के नीचे दिखते हैं वो क्या है, वो उन डायनासोर्स के अवशेष यानी कि फॉसिल्स है। तो यहाँ पे लिखा है ड्यू टू नेचुरल कैलमिटीज अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज, नेचुरल कैलमिटीज की वजह से होता क्या है, बहुत सारी स्पीशीज, ड्यू टू नेचुरल कैलमिटीज अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट व्हिच इज कॉल्ड एज मास एक्सटिंक्शन। बहुत सारी स्पीशीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, नेचुरल कैलामिटीज की वजह से बड़ी सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, बहुत सारी, जैसे डायनासोर्स हो गए थे ना, और भी बड़े सारे हो गए थे, इसको हम मास एक्सटिंक्शन कहते हैं। ये माना जाता है कि जब से धरती बनी है, हमने पढ़ा होगा एवोल्यूशन में, धरती कब से बनी है, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ वाज फॉर्म, तब से 5 बार, since the origin and diversification of life on earth there were 5 episodes of such mass extinction, 5 एपिसोड निकल चुके हैं कि अच्छी खासी लाइफ चल रही होती है और एक बहुत बड़ा डिजास्टर आता है और लाइफ खत्म हो जाती है। अब जो हम रह रहे हैं, ठीक है, हम जहां रह रहे हैं, हम जिस एरा में रह रहे हैं, वो 6th एपिसोड चल रहा है। पिछले 5 एक्सटिंक्शंस के बाद दिस इज दी 6th एपिसोड। हाँ, ये आपको नहीं करने हैं, ये आपको नहीं करने हैं पर्टिकुलरली, इसमें तो बिल्कुल नहीं करने होंगे तो हम एवोल्यूशन में इसको देख लेंगे, अभी नहीं करने आपको, ठीक है जी। 6th जो जनरेशन में हम जी रहे हैं अभी फिलहाल, देखो यहाँ पे लिखा 6th एक्सटिंक्शन, तो जो 6th एक्सटिंक्शन है, the sixth extinction is presently in progress, हो ही रही है, धीरे धीरे एनिमल्स बेचारे खत्म ही हो रहे हैं, एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस एपिसोड्स। पुरानी तो जो है, जब एक्सटिंक्शन हुई तो वो काफी टाइम से लाइफ थी यहाँ पे, तो वो एक्सटिंक्शन हो रही थी, बट अब कह रहा है जो 6th एक्सटिंक्शन है, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, हम लोग अपने आप का ही बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। 6th एक्सटिंक्शन जो है वो बाकियों से अलग क्यों है, अब वाली जो स्पीशीज एक्सटिंक्शन है उसके रेट्स जो है 100 to 1000 टाइम्स फास्टर है प्री ह्यूमन टाइम से। पहले ह्यूमंस तो नहीं थे ना, पहले और स्पीशीज थी, वो एक्सटिंक्ट हुई, काफी टाइम रही धरती पे, फिर एक्सटिंक्ट हो गई, पर कह रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण अब जो 6th एपिसोड का एक्सटिंक्शन रेट होगा वो 100 से 1000 टाइम्स फास्टर होगा, ठीक है। इकोलॉजिस्ट वार्न दैट इफ द प्रेजेंट ट्रेंड्स कंटिन्यू, इकोलॉजिस्ट कह रहे हैं अगर यही चलता रहा then nearly half of the species on earth might be wiped out within next 100 years। वो कह रहा है अगर यही चलता रहा ना तो 100 सालों के अंदर ही आधी स्पीशीज जो है खत्म हो जाएंगी, जिस तरह से हम एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। आपने देखा पहले स्पैरोज, चिड़िया रहती थी, जब हम छोटे थे तब छोटी छोटी स्पैरोज रहती थी, अब वो नहीं मिलती हैं। जब से ये फोन्स, मोबाइल फोन्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, हर किसी के पास है, हर किसी के पास इनफैक्ट दो दो भी होते हैं किसी किसी के पास, तो है ना, पहले तो इतने ज्यादा मोबाइल फोन्स नहीं थे, तो सैटेलाइट की जो रेज थी वो एनिमल्स को या प्लांट्स को इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं कर रही थी, बट फोन की, मोबाइल फोन की इतनी ज्यादा रेज ने उन चिड़िया को सरवाइव करने नहीं दिया, और वो चिड़िया अब स्पैरो जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ठीक है। अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, जैसे ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, प्लांट प्रोडक्शन कम हो रहा है, लोअर रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस, हमने बोला था ना, अगर बायोडाइवर्सिटी है तो कम्युनिटी स्टेबल है, कम्युनिटी स्टेबल कौन सी होती है, जो प्रोडक्टिव हो, प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम हो गई। रेजिस्टेंट होने चाहिए एनवायरमेंटल कंडीशन से, बट ये रेजिस्टेंट नहीं है, ये कम रेजिस्टेंट है। हर साल जो प्रोडक्टिविटी है वो ईयर टू ईयर वेरिएशंस कम शो करे, तो यहाँ पे इंक्रीज हो गई है वेरिएबिलिटी, यानी कि वेरिएशंस ज्यादा हो गई हैं, ठीक है। तो बच्चा जो स्टेबिलिटी में मैंने आपको लिखाया था उसी चीज को दोबारा से इन्होंने लिखना है कि देखो कि बायोडाइवर्सिटी अगर होगी तो इकोसिस्टम स्टेबल होगा। स्टेबल इकोसिस्टम का मतलब है कि ईयर टू ईयर वेरिएशंस कम, स्टेबिलिटी ज्यादा, रेजिस्टेंट होनी चाहिए। यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो गया तो हमारे पास प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, वेरिएशंस भी ज्यादा आ जाएंगी, और रेजिस्टेंस जो है वो एलियन से भी कम हो जाएगी, और एलियन एनवायरमेंटल कंडीशन से, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्यों खत्म हो रही है बायोडाइवर्सिटी, हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो खत्म हुई जा रही है। बच्चों हम जो है अपने बारे में सोच रहे हैं, हमारे साथ जितने एनिमल्स हैं उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं।
आपको लग्जरी चाहिए, अगर आपको टाइगर स्किन के बने हुए जैकेट्स पहनने हैं तो भाई टाइगर की तो हंटिंग करनी पड़ेगी, तो जिम्मेदारी तो हमारी है ना, प्योर लेदर के जूते पहनने हैं, तो लेदर कहाँ से आ रही है, एनिमल्स को मार के ही तो लेदर आ गया है, समझ रहे हो आप लोग। तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बच्चा कि आप बायोडाइवर्सिटी को बचाओ। अब आपने देखा होगा हमारे जो बड़े दादी दादू है वो कहते थे पहले ये एरिया जो है यहाँ पे कोई घर नहीं होता था, अब तो कोई ऐसा एरिया ही नहीं है जहाँ पे घर हो, खाली जगह है ही नहीं, जो खाली जगह दिखती है उसमें से पेड़ काट लेते हैं, एनिमल्स बेचारे बेघर हो जाते हैं, पेड़ काट के वहां पे नई कॉलोनी बना लेते हैं, ऐसा ही तो हो रहा है, पेड़ काट काट के कॉलोनीज बनाते जा रहे हैं। भाई पेड़ ही काटी जाओगे अगर आप, जंगल ही काट दोगे अगर आप, तो वहां पे रहने वाले वाइल्ड एनिमल्स कहाँ जाएंगे, वहां पे रहने वाले बर्ड्स कहाँ जाएंगे, वो एक्सटिंक्ट ही होंगे। तो सबसे मेजर जो रीजन है जो वो है, ये क्या है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, या मोस्ट मेजर कॉज, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट तो हम पॉजिटिव वे में यूज करते हैं, तो ये जो है वेट, वेट, यस, ये जो है ये मेजर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट या मेजर कॉज है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। घर बेचारों के आपने छीन लिए, एनिमल्स के, प्लांट्स के, ठीक है, वहां पे आपने जंगल काट के घर बना दिए अपने लिए, ये बेचारे एक्सटिंक्ट होने ही थे। हाँ देखो, डिस्ट्रक्शन क्या है यहाँ पे, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट इज प्राइमरी कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, जब हैबिटेट ही खत्म हो रहा है तो एक्सटिंक्शन हो रही है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है इनिशियली कवर्ड 14% ऑफ लैंड बट नाउ ओनली 6%। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थे ना, जैसे अमेजोन रेन फॉरेस्ट थे, वो कह रहा है धरती पे पहले फॉरेस्ट जो है वो 14% लैंड कवर करते थे, बट हमने तो जंगल काट ही दिए हैं, 14 से वो कितने रह गए, सिर्फ 6%। अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है उसको लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहा जाता है, क्यों, क्योंकि वहां पे बड़े सारे पेड़ हैं, जितने ज्यादा पेड़ उतनी ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीजन, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन, इसलिए लंग्स कहा गया। ठीक है, समझ में आई। पौधे, पेड़ पहले 14% यानी फॉरेस्ट पहले 14% एरिया कवर करता था, अब सिर्फ 6% करता, lungs of the planet इनको कहा गया। When large size habitats are broken into small fragmented due to human activities, बोल रहे large size habitat थे, बड़े बड़े जंगल थे, उनको तोड़ तोड़ के काट काट के अपने रहने के लिए काटा ह्यूमन ने, उससे क्या हुआ, एनिमल्स का जो रहना है, एनिमल्स की जो लाइफ है वो थ्रेटन हो गई। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव ओवर एक्सप्लॉइटेशन, यूज ही बहुत किया, मैंने अभी आपको बताया पैसेंजर पिजन, पैसेंजर पिजन को इतना ज्यादा यूज किया बेचारा एक्सटिंक्ट हो गया मैसेजेस भेजने के लिए। स्टेलसिकाओ का मीट बहुत अच्छा होता है, उसको इतना ज्यादा पकड़ के खाया कि वो खत्म ही हो गई। क्या है यहाँ पे, नेचुरल रिसोर्सेज आर ओवर एक्सप्लॉइटेड, जब हम क्या करेंगे, ओवर एक्सप्लॉइटेड करेंगे अपने लालच के लिए, तो फिर तो भाई एक्सटिंक्शन होगा ही रिसोर्सेज का। दूसरा कॉज, तीसरा कॉज इज एलियन स्पीशीज इन्वेजन। ये फिश होती है, इसका नाम है किकलेड फिश। क्या नाम है इस फिश का, अफ्रीकन किकलेड फिश। क्या किया गया, नाइल पर्क नाम की एक फिश को लेक विक्टोरिया, बचा एनसीईआरटी में दिया हुआ, फिश का नाम क्या है, कंट्री का नाम क्या है आपको आना चाहिए, लेक का नाम क्या है आपको आना चाहिए, तो वो कह रहा है कि नाइल पर्क नाम की फिश को अफ्रीका के अंदर जो लेक विक्टोरिया है वहां पे इंट्रोड्यूस करा दिया गया। किकलेड फिशेस जो है विक्टोरिया लेक में आराम से रह रही थी। किकलेड फिशेस जो है वो अफ्रीका का एक लेक है जिसका नाम है लेक विक्टोरिया, वहां पे आराम से रह रही थी, बट जैसे ही नाइल पर्क आई, नाइल पर्क ने इसको बेचारी को एक्सटिंक्ट करवा दिया। 200 species of cichlid fishes were extincted from Lake Victoria। याद रखना है एलियन स्पीशीज का एग्जाम्पल, एलियन स्पीशीज में आप याद रखोगे कि अफ्रीकन फिश ने, अफ्रीकन फिश कौन सी, नाइल सॉरी नाइल पर्क जो फिश है उसने क्या किया, अफ्रीका की नेटिव जो अपनी फिशेस थी किकलेड फिशेस, उनकी 200 स्पीशीज को एक्सटिंक्ट करा दिया। इसके अलावा, इसके अलावा एक और एलियन स्पीशीज इन्वेजन का है पार्थीनियम। आप अपने बाहर भी देखोगे पार्थीनियम आराम से दिख जाता है, व्हाइट व्हाइट छोटे छोटे से फ्लावर्स से होते हैं उस पे, बड़ी सारी जड़ी बोलते हैं उसको, जड़ी बरसात में इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसको कटवाना पड़ता है, तो उसका नाम है पार्थीनियम, ऑल्सो नोन एज कैरेट ग्रास। पार्थीनियम में कैरेट ग्रास है वो, तो केम टू इंडिया, ये इंडिया में आ गई गलती से, हमारी नहीं थी, जब क्वीन विक्टोरिया लेके आई थी इसको भी, कैसे केम टू इंडिया विद व्हीट,
गेहूं के साथ ये इंडिया में आ गई थी और इंडिया का क्लाइमेट इनको इतना अच्छा लगता है कि अब हर जगह हमें ये ग्रास दिखती है। इसने हमारी एलियन स्पीशीज ने इन्वेड कर लिया हुआ हमारा एरिया, ठीक है। देन एलियन स्पीशीज इन्वेजन, हाँ नाइल पर्क वाला एग्जाम्पल है। और एक और एग्जाम्पल आपको दोनों करने हैं, ये आपके एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं एग्जाम्पल्स। तो द रीसेंट इलीगली, आपको पता है जब फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो कोई भी सीड्स लेके जाना अलाउड नहीं है, कोई भी एनिमल लेके जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि ऐसा वहां पे जाके हो सकता है वो हिबॉक क्रिएट कर दे, जैसे कि पार्थेनियम ने इंडिया में किया। भर गया इंडिया पूरा पार्थेनियम से ही, वो गलती से आई थी दूसरी कंट्री में, वहां पे तो उसका ऐसा बिहेवियर नहीं था, बट यहाँ के क्लाइमेट में आके उसका ऐसा बिहेवियर हो गया, ठीक है। तो हमेशा लीगल उस पे लीगली ले जानी पड़ती है ये सब चीजें। और अगर आप लोग जा रहे हो फ्लाइट से किसी और कंट्री में, तो आपको तो सीड्स वगैरह ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, कोई प्लांट ले जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि वहां पे वो प्लांट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सीड्स वगैरह लोग ले जाते हैं ना, कोई सरसों ले जाना चाहता है, कोई तुलसी ले जाना चाहता है, भाई वहां पे ले जाना ही अलाउड नहीं है। रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश, पहले अफ्रीका के लेक विक्टोरिया में डाली थी, अब अफ्रीकन कैटफिश जिसका नाम है क्लैरियस गैरीपाइनस, अफ्रीकन कैटफिश का नाम है क्लैरियस गैरीपाइनस, इसको इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। और जब इंडिया की कैटफिशेस हैं उनको थ्रेट हो गया, अफ्रीका की कैटफिशेस ने इंडिया की कैटफिशेस को थ्रेटन कर दिया, ठीक है। ये यही मैंने आपको कराया था, ये देखो पार्थेनियम, ये आपने सबने देखा हुआ, सबने देखा है इसको, रुको लेट मी जूम इट, यस देखा है ये वाला पार्थेनियम व्हिच इज आल्सो नोन एज कैरेट ग्रास, ये वाले फूल देखे हैं सबने, जो ऑरेंज ऑरेंज से हैं, ये पिंक पिंक से भी होते हैं, पहले तो बहुत ज्यादा दिखते थे, अब चलो फिर भी कम दिखते हैं, यस। तो पार्थेनियम भी सबने देखा है, ये लैंटेना भी सबने देखा है, और वाटर हाइसिंथ या आइकोनिया की भी कहानी है। वाटर हाइसिंथ या आइकोनिया है, ये भी क्वीन विक्टोरिया ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था बंगाल में, इसके फूल और पत्ते बहुत सुंदर थे, उसने सोचा, इंग्लैंड की रानी ने सोचा क्यों ना इसको मैं इंडिया में ले जाऊं, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया था, इंडिया पे ही रूल कर रही थी ब्रिटेन की जो रानी थी, तो यहाँ पे उसको किसने कुछ पूछना थोड़ी था कि आप वहां से प्लांट भी लेके आ रहे हो, तो वो वाटर हाइसिंथ नाम का प्लांट लेके आ गई थी जिसका नाम आइकॉर्निया भी है। वाटर हाइसिंथ का क्या नाम है, आइकॉर्निया भी इसका नाम है, बच्चा देख लो ये ध्यान से, लैंटेना और पार्थेनियम तो बहुत ही देखते हो अपने घर के आसपास। तो वाटर हाइसिंथ को क्वीन ने इंट्रोड्यूस करवाया लेक में, वाटर हाइसिंथ को इंडिया के लेक्स इतने अच्छे लगे, वो पूरे लेक्स में फैल गया, पूरे लेक्स में जब वो फैल गया तो लेक्स के अंदर जैसे वो नहीं होता कमल का फूल, फूल ऊपर और बाकी सब अंदर, अंदर जो उसकी रूट्स थी इतने ज्यादा अगर लैंटेना हो गए हैं, तो अंदर जो उसकी रूट्स थी उन्होंने पानी को कर लिया एब्जॉर्ब, और जब सॉरी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया, फिशेस के लिए कोई ऑक्सीजन बची ही नहीं। याद रखना, याद रखना बच्चों कि ये जो प्लांट है आइकॉर्निया, इसको इंट्रोड्यूस करवाया क्वीन ने, फिशेस बेचारी जो है उनके लिए कोई ऑक्सीजन नहीं बची, इन्होंने ही पानी में से सारी ऑक्सीजन जो है वो खा ली, खा ली उन्होंने ऑक्सीजन सारी पानी में से, जिसके कारण बेचारी फिशेस को कोई ऑक्सीजन नहीं मिली, अब फिशेस मरना शुरू हो गई, जब फिशेस मरना शुरू हो गई तो लोगों का तो स्टेपल फूड है वहां पे, बंगाल में मछली खाते हैं ना वहां के लोग, इसलिए उनके दिलों में डर बैठ गया बिकॉज ऑफ दिस प्लांट, एंड दिस प्लांट देयरफॉर इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। आगे देखो, को एक्सटिंक्शन मतलब एक साथ एक्सटिंक्ट होंगे, एक साथ मरेंगे, क्यों भाई, क्यों मरना एक साथ, देखो हाइपेंथोडियम नाम का एक फ्लावर है, फिग अंजीर खाई है, या फिर ये फ्लावर पीपल में बनियन ट्री में भी मिलता है, इसके अंदर ये एक इन्फ्लोरेसेंस है, इसमें मेल फ्लावर्स भी होते हैं, इसके अंदर फीमेल फ्लावर्स भी होते हैं, और इसके अंदर न्यूट्रल फ्लावर्स यानी कि ना मेल ना फीमेल वो भी होते हैं, झूठे फूल जिनको हम कहते हैं, ये झूठे फूल है, ठीक है। तो ये कौन सी इन्फ्लोरेसेंस मैंने ड्रॉ की, आई हैव ड्रॉन हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस, कहाँ मिलती है हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस, दिस हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन फिग प्लांट, विच तो फाइकस स्पीशीज में मिलती है, जैसे कि फिग, जैसे कि पीपल, जैसे कि बनियन, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, फिग प्लांट, इन सब में ये हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस मिलती है। अब याद रखना इसके पास आती है वैस्प, अंदर आके वैस्प ने क्या किया, एग्स ले किए,
अब उसके एग्स जो उसने ले किए वो बस यही न्यूट्रिशन पाते हैं और कहीं वो ग्रो नहीं कर पाते। तो वेस्ट का फायदा हो गया, वो कह रही है प्लांट में आपके अंदर एग्स रखती हूँ आपके इन्फ्लोरेसेंस के अंदर, तो एग्स जी जाते हैं, नहीं रखती हूँ तो वो जीते नहीं है। इंसेक्ट का फायदा हुआ, जब इंसेक्ट अपने एग छोड़ के वापस गया तो वो क्या कर रहा है, पॉलिनेशन कर रहा है। कोई भी हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस की पॉलिनेशन नहीं कर पाता सिवाय वास्प के, और वास्प जो है कहीं भी अपने एग्स ले नहीं कर पाती सिवाय हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस के। तो वास्प अगर मर गई तो बेचारे प्लांट की पॉलिनेशन कौन करेगा, तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अगर प्लांट एक्सटिंक्ट हो गया तो बेचारी वास्प ने एग्स कहाँ देगी, वास्प भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो ये बोल रहा है कि जब एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती है, द प्लांट एंड द एनिमल स्पीशीज एसोसिएटेड विद इट एंड इन एन ऑब्लिगेटरी, यानी कि जो प्लांट और जो एनिमल सिर्फ उसी पर्टिकुलर स्पीशीज पे डिपेंड करते हैं वो भी ऑटोमेटिकली एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे बोला होस्ट फिश स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, all those parasites exclusively found on it will also become extinct। वो कह रहा है अगर एक फिश एक्सटिंक्ट हो गई तो जितने भी पैरासाइट्स उस फिश के ऊपर रहते थे वो भी बेचारे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। दिस इज को-एक्सटिंक्शन। सबसे बड़ा कारण कौन सा था, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। दूसरा ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तीसरा एलियन स्पीशीज इन्विजन। एंड चौथा क्या था, ये हो गए चार हमारे। इनको पता है क्या बोलते हैं, these four are known as evil quartet। चार बुराइयां, इविल क्वार्टेट, क्वार्टर मतलब चार और इविल मतलब बुराई। तो इविल क्वार्टेट कहते हैं जिसमें से सबसे ज्यादा बुरा है हैबिटेट का लॉस, दूसरा ओवर एक्सप्लॉइटेशन, तीसरा इन्वेजन स्पीशीज, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, एंड चौथा को एक्सटिंक्शन। चलो, रीजंस फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, कैसे क्यों करनी चाहिए हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्व। बहुत सारे रीजंस हैं, एक है नैरो यूटिलिटेरियन, एक है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन और एक है एथिकल आर्गुमेंट। तीनों हमने पढ़ने हैं। नैरो यूटिलिटेरियन बच्चा वो चीजें विच कैन बी परचेज, जिनको आप बाजार से खरीदते हो, वो प्लांट का प्रोडक्ट है बट दीज कैन बी परचेज्ड। ठीक है, जैसे कि फूड खरीदते हो ना, तो ये बायोडाइवर्सिटी बचाओगे तभी फूड खाओगे, मीट तभी खाओगे, सीरियल्स तभी खाओगे, दालें, प्लांट से मर जाएंगे कहाँ से खा लोगे, फ्रूट्स कहाँ से खा लोगे, है ना। फायरवुड जो लकड़ी जलाने हैं वो भी आपको पैसों से मिलेगी। फाइबर कपड़ा जो पहन रहे हो वो प्लांट मटेरियल से बनता है। मेडिसिन दवाइयाँ, 60% से ज्यादा दवाइयाँ जो है वो प्लांट से बनती हैं, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो होम्योपैथी हो या फिर आयुर्वेदिक हो। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल मिलेगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ये सारी चीजें याद रखना जिसको आप पैसे से खरीद रहे हो, दैट इज नैरो यूटिलिटेरियन। आएगा क्वेश्चन में, बताओ इनमें से कौन सा नैरो यूटिलिटेरियन है या नैरो यूटिलिटेरियन नहीं है। ब्रॉड यूटिलिटेरियन क्या होता है ना, जो इकोसिस्टम आपको फ्री में सर्विस दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल Amazon रेन फॉरेस्ट टोटल ऑक्सीजन में से 20% ऑक्सीजन तो Amazon रेन फॉरेस्ट बना रहा है। क्या Amazon में आप जाओगे सांस लोगे तो आपको पैसे लगेंगे, नहीं लगेंगे। दिस इज अ ब्रॉड यूटिलिटेरियन। पॉलिनेशन जो प्लांट्स कर रहे हैं फ्री में कर रहे हैं, बर्ड्स बीज बैट्स ये फ्री में पॉलिनेशन करके दे रहे हैं, तभी तो फ्रूट बन रहा है। अगर आपको खुद एक प्लांट का पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके छोड़ना पड़े, दैट विल बी अ वेरी टीडियस प्रोसेस। तो ये वो काम है बच्चा जो कि बिना पैसों के कर रहा है इकोसिस्टम। ठीक है, पॉलिनेशन करवा दी उसने, ऑक्सीजन दे दी। एस्थेटिक प्लेजर, एस्थेटिक क्या होता है, जो आंखों को देखने में अच्छा लगे। पहाड़ों में जा रहे हो देख के खुश हो रहे हो, बीचेस पे जा रहे हो वाओ ब्यूटीफुल, ऐसे वर्ड्स का आप यूज करते हो। तो क्या ये सब चीजें देखने के लिए नेचर आपसे पैसे मांग रहा है? नो। तो ये एस्थेटिक प्लेजर है ऑफ वॉकिंग थ्रू थिक वुड्स, वाचिंग स्प्रिंग फ्लावर्स एटसेट्रा। तो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, नैरो यूटिलिटेरियन और ब्रॉडली यूटिलिटेरियन पे। एथिकल आर्गुमेंट, कि भाई थोड़े एथिक्स रखो, थोड़ा आप एहसास रखो कि धरती पे आपके अलावा और भी लोग रहते हैं। ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, बड़े सारे लोग हैं। आप उनके बारे में भी तो सोचो। आप जो है ह्यूमन जो है, he or she is not the master of the earth but just a participant along with other organisms। तो ethical argument कहता है कि there are millions of plants and animals and microbes on the earth whom we share the earth with। वो कह रहा है हम अपनी अर्थ को बहुत सारे प्लांट्स के साथ, बहुत सारे एनिमल्स के साथ, बड़े सारे माइक्रोब्स के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, ईच स्पीशीज ऑन अर्थ हैज सम इंट्रिंसिक वैल्यू। हर स्पीशीज की कोई ना कोई वैल्यू तो जरूर है। Therefore our moral duty, हमारा कर्तव्य बनता है, moral duty बनती है कि हम सारे के सारे लिविंग क्रीचर्स का ध्यान रखें, ताकि ये सारे के सारे लिविंग क्रीचर्स को हम अगली जनरेशंस को भी पास ऑन करवा पाए। पता लगे अभी कोई एक्सटिंक्ट हो गया, उसकी तो नेक्स्ट जनरेशन आएगी ही नहीं, फ्यूचर जनरेशन की तो कुछ आप छोड़ ही नहीं रहे हो, है ना।
Now there are two types of conservations. One is ex situ and the other one is in situ. देखो ex situ क्या होता है? ex situ होता है आपने conservation की, exit में exit, बट एग्जिट किसका? वो ऑर्गेनिज्म जिसको आपको बचाना है, उस ऑर्गेनिज्म को आपने उसकी नेचुरल हैबिटेट से उठाया और कहीं और रख दिया, उसके नेचुरल हैबिटेट से उसको एक्सटिंक्ट करवा दिया, बाहर ले आए। और इन सिटू में क्या है? इन सिटू अंदर ही रहो, हम पूरा एरिया ही बचा लेंगे जिसमें वो एनिमल रहता है। जैसे कि जंगल सफारीज के लिए लोग जाते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जैसे कि, वहां पे वो ऑर्गेनिज्म जो जिम कॉर्बेट में जो लायंस हैं, टाइगर्स हैं, गिर के जंगलों में, गिर फॉरेस्ट में वहीं पे रह रहे हैं, हम उनको देखने जा रहे हैं। तो जब उन लायंस को उन्हीं की खुद की जगह पे संभाल के रखा गया तो उसको बोलते हैं इन सीटू। अगर उस लायन को आप उठा के जू में ले आओ, एग्जिट करवा दो उसकी अपनी असली जगह से, उसको बोलते हैं एक्स सीटू। तो इन सीटू क्या है? कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ होल इकोसिस्टम, सारा जंगल ही बचा लो ताकि हर कोई बच जाए और जो एनिमल आप बचाना चाहते हो वो भी बच जाए। एग्जाम्पल जरूर करने हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, सेक्रेड ग्रूव्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं। एनसीईआरटी के लास्ट पेजेस में ये चीजें लिखी हुई हैं। नेशनल पार्क्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, सुनी होगी आपने काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, फिर ये उत्तराखंड में है हमारे पास जहाँ पे टाइगर्स मिलते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, भरतपुर बर्ड सेंचुरी। तो ये सारे क्या है? इनमें हम ऑर्गेनिजम्स को बचा के रखते हैं। वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज हैं। हाँ, एक्सिटू में क्या किया? एनिमल्स को और प्लांट्स को उनके जब वो इंडेंजर्ड होते हैं, खतरा है, हमें खतरा है ये खत्म होने वाले हैं, उनको उठा के वहां से ले आओ और सेफ इन्वायरमेंट में रखो। जैसे जू में रखा गया, बोटानिकल गार्डन्स में रखा गया, वाइल्ड लाइफ सफारीज की गई है। ठीक है। कन्वेंशन ऑन, अच्छा यहाँ पे एक टर्म था सेक्रेड ग्रूव्स। सेक्रेड ग्रूव्स यानी कि जिन पे लोगों की आस्था जुड़ी है। अगर लोगों की आस्था जुड़ गई है ना, जैसे पीपल ट्री, बहुत सारे लोग पीपल ट्री की पूजा करते हैं, उसको नहीं काटेंगे वो, क्यों? क्योंकि उसके साथ उनकी आस्था जुड़ गई है। तो सेक्रेड ग्रूव्स यानी कि जहां पे आपकी जुड़ी हुई है, आपका आस्था जुड़ी हुई है, उनको आप खुद ही बचा लेंगे। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, भाई इतना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा था तो सारे वर्ल्ड ने सोचा क्यों ना सारी कंट्रीज मिलके बायोडाइवर्सिटी को बचाने की कोशिश करें। सारी कंट्रीज जो है वो इकट्ठी हुई और एक प्रोटोकॉल साइन किया गया, नाम था अर्थ समिट। नाम क्या है? अर्थ समिट, जो कि कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 में। 1992 के अंदर रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ और ठीक 10 साल बाद वर्ल्ड समिट हुआ कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में 2002 में। साउथ अफ्रीका में कहाँ? जोहान्सबर्ग में। रियो डी जेनेरियो में 1992 को हुआ, अर्थ समिट नाम है। वर्ल्ड समिट हुआ कब? 2002 में। उसका नाम कहाँ पे हुआ? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। ठीक है। क्या लिखा है? 190 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है। और डिस्कशन किया कि किस तरह से अब जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है उसको 2010 तक रोक लिया जाए। ठीक है जी। सो दैट इज इट फॉर द डे। वी आर डन विद आवर चैप्टर जिसका नाम था बायोडाइवर्सिटी। आपने देखा कितनी आपको थ्योरी ही लर्न करते रहना है इसमें। ठीक है। अब याद रखना कौन एक्सटिंक्ट हो गया, कौन नहीं हुआ। ठीक है। एक चीज और आप लोग जान लो, एक होती है रेड बुक। रेड बुक क्या करती है? डेटा कलेक्ट करके रखती है, डेटा ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इंडेंजर्ड जो कि अभी खतरे में है, उन सारे एनिमल्स का ये रखती है कच्चा चिट्ठा अपने पास। ठीक है जी। रेड है ना, खतरा है। चलो जी। I hope you have understood the chapter. This chapter is all about the loss of biodiversity. In our next class, we will be starting with a new chapter, which is ecosystem. ठीक है जी। चलो जी। Thank you so much. Bye bye.